हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्ट्रेट लाइन पाथ पर मोशन जो होता है उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो मोशन हो रहा है उसको हम ग्राफ में दिखा सकते हैं और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अगर हमें एक ग्राफ पढ़ना आ जाएगा तो हम मोशन को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से और आसानी से समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। इन तीनों ग्राफ को पढ़ने से हम क्या क्या जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं मोशन के बारे में, ये स्टडी करेंगे। तो ग्राफ को पढ़ने से क्या फ़ायदा हमें? इसका रियल जो एग्जांपल है, लगभग हर क्षेत्रों में इसका यूज होता है। जैसे भौतिकी में तो यूज होता ही है, इंजीनियरिंग में होता है, इकोनॉमिक्स में बहुत यूज होता है। ग्राफ पढ़ने से इतना आसान हो जाता है चीज़ों को एनालिसिस करना, कब वो ज़्यादा हुआ, कब कम हुआ, कब क्या हुआ। अगर हम टाइम के साथ वेरिएशन देखें, जैसे कार की जर्नी को ट्रैक करें कि कब मैक्सिमम स्पीड हुआ है, किस टाइम पर, कब स्लो हुआ कार, कब रुक गया है, तो ये सब जानकारी हम एट इंस्टेंट पता कर सकते हैं ग्राफ को देखकर। तो काफ़ी यूज होता है। अगर अगर ग्राफ ना बनाया जाए, ग्राफ ना पढ़ा जाए, तो अगर उसको जो चीज़ें हम समझिए एक पेज में लिखते हैं उसको हम ग्राफ में एक छोटा ग्राफ बनाकर ही समझा सकते हैं। कहने का मतलब एक पेज के पढ़ने में जितना टाइम लगेगा, जितना उसको समझने में टाइम लगेगा, वो सब सारा यूज हमारा बचेगा ग्राफ को पढ़ने से, क्योंकि ग्राफ में हम वो आसानी से तुरंत पता कर सकते हैं हम। इससे अगर पोजीशन टाइम ग्राफ हम अगर हमें पढ़ना है और ये टाइम के साथ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है कार, 3 कार के बारे में स्टडी किया गया है, तो ये डाटा हमें प्राप्त हुआ है। तो इस डेटा को देखकर हम तुरंत नहीं बता सकते हैं किस कार की स्पीड मैक्सिमम है, कब स्टार्ट हुआ है तेजी से बढ़ना कार की स्पीड, किस टाइम पर पोजीशन ज़्यादा है, कब कम हो रहा है। ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने में टाइम लगेगा हमें इस डेटा को पढ़ने में। लेकिन अगर इसी डेटा के बेस पर हम ग्राफ बना देते हैं तो ग्राफ को देखकर बहुत ही आसानी से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी कार का स्पीड ज़्यादा है, कौन किसका पोजीशन ज़्यादा है, किस टाइम पर मैक्सिमम स्पीड हुआ है, किस कार का हुआ है, कब 2 कार बराबर स्पीड पर हैं। ये सारी चीज़ें हम आसानी से देखकर पता सकते हैं। अब इसमें डेटा में देखकर हमें नहीं पता चला है एट इंस्टेंट, ठीक है? इसके लिए हमें एक पॉइंट को ध्यान से देखना पड़ेगा, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि किस रेट से किस कार का रेट ज़्यादा है, कौन तेज़ी से बढ़ रहा है, तब हमें एनालिसिस करके बताना पड़ेगा। लेकिन वही ग्राफ बना रहता तो हम जल्दी से बता लेते हैं। तो ये फ़ायदा होता है ग्राफ को पढ़ना। अब जैसे ये डेटा हमें प्राप्त हुआ कार 1 के लिए कि t इक्वल टू 0 पर 0 पोजीशन है उसका, यानी कि 0 डिस्टेंस चला है, यानी कि स्टार्ट ही यहाँ से करेगा। t इक्वल टू 1 पर वो कार 23 मीटर चला गया है, अगर यूनिट मीटर में दिया हुआ है यहाँ पर देखें तो, ठीक है? और फिर इसी तरह 1 सेकंड, 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक तीनों कार के लिए डेटा हमें मिला है। तो अगर इसी डेटा को हम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करें तो कैसा दिखेगा, देखिए। यहाँ पर हमने 2 एक्सिस यूज किया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर हमने टाइम दिखा दिया है और वाई एक्सिस पर हमने ये विस्थापन कह लीजिए या फिर दूरी कह लीजिए, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है, ये हमने दिखाया है कि चूंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है तो विस्थापन और दूरी यहाँ पर क्या होगा, बराबर ही होगा, कोई मतलब नहीं है। चाहे या तो दूरी कहिए चाहे विस्थापन कहिए, बात बराबर है यहाँ पर। एक दिशा में ही जा रही है कार, ठीक है? एक स्ट्रेट लाइन मोशन है तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा। जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, एक ही डायरेक्शन में कार जाता है, कोई वस्तु गति करती है, तो विस्थापन और दूरी बराबर ही होता है। इसमें तीनों कार के लिए हमें ग्राफ दिया गया है। पहले कार देखिए, ये इसका पोजीशन बढ़ा है, बढ़ते बढ़ते इसका रेट कम हो गया है, अब धीरे धीरे तेजी से नहीं बढ़ रहा है। लेकिन दूसरा जो कार है वो पोजीशन तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन वो कांस्टेंट पोजीशन, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, इसलिए उसका जो ग्राफ बना है वो स्ट्रेट लाइन बना है। लेकिन कार 1 के लिए देखिए थोड़ा कर्व है, ये कार 1 क्या है, कर्व है, दूसरे के लिए ये स्ट्रेट लाइन है। ये जो भी पाथ है, ये सेकंड, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और थर्ड के लिए देखिए ये भी कर्व है, लेकिन ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका रेट ज्यादा है। तो ऊपर तो पोजीशन तीनों का बढ़ रहा है, इसका भी पोजीशन बढ़ रहा है, इसका भी पोजीशन बढ़ रहा है, इसका भी पोजीशन बढ़ रहा है टाइम के साथ। लेकिन
कार जो थर्ड है इसका पोजीशन बढ़ने का रेट ज्यादा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर, अब कैसे पता चल रहा है इसका रेट ज्यादा है यहाँ पर? इसकी हम स्लोप से देखकर पता कर रहे हैं। तो कैसे पता करेंगे हम इसका स्लोप? पता करेंगे कैसे? कैसे पता करेंगे कि इसका रेट किस कार का ज्यादा है? तो पोजीशन टाइम जब ग्राफ होता है तो हम पोजीशन तो बता ही पाते हैं कि किस पोजीशन किस टाइम पर किस कार का कितना पोजीशन है। साथ ही साथ हम वेलोसिटी के बारे में भी पता कर सकते हैं। कैसे पता करते हैं? देखिए, तो सबसे इसमें सिंपल कार सेकेंड के लिए हम पहले स्लोप निकालते हैं, क्योंकि ये सिंपल क्यों है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है। सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन इसका पाथ है। तो इसके लिए पहले देखते हैं, उसके बाद फर्स्ट और थर्ड के लिए कैसे निकालेंगे उसको देख लेंगे। ठीक है, तो पहले कार सेकंड के लिए, अगर हम 2 से 3 सेकंड के बीच, अगर हम 2 से 3 सेकंड के बीच इंटरवल में हम क्या निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं। क्या आता है ये देखिए, 2 से 3 सेकंड के लिए जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, क्या लिखेंगे? डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड लिखेंगे। और 2 सेकेंड पर कार टू का पोजीशन कितना है? ये यहाँ पर डेटा में हम देखकर बता कर सकते हैं। 2 सेकेंड पर कार सेकेंड के लिए ये 36 पोजीशन है, 36। और का 3 सेकेंड पर है 54। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये है आपका 36 और ये है आपका 54। यहाँ पर 54, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का हाइट देखिए, इंटरवल ये हाइट वाला, तो ये यहाँ पर नीचे से लेकर ऊपर तक 54 है और नीचे से लेकर यहाँ तक ये 36 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये जो इंटरवल है ये कितना हो जाएगा? ये कितना है? 18। और ये जो 2 से 3 सेकंड के बीच ये जो इंटरवल है ये कितना है? ये 1 सेकंड है। 1 सेकंड। स्ट्रेट लाइन में अगर ये एंगल देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं थीटा। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ से? इसको हम देखिए, उसी चीज को हम फिर से ऊपर बना दे रहे हैं। ये हम अगर हम थीटा मान ली है और नीचे यहाँ पर 36 था, यहाँ पर हाइट 54, तो इनके बीच का जो ये डिफरेंस है ये 18 हो जाएगा। और ये जो डिफरेंस था ये 1 सेकंड का था, ये 18 मीटर में। तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। वो लंब यानी कि थीटा के सामने वाला ये भुजा जो होती है लंब कहलाती है। ये कितना डिस्टेंस इसका है? 18 मीटर। डिवाइड बाई आधार कितना है? बेस कितना है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, तो इसको हम 18/1 मतलब कितना हो गया? 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो tan थीटा आ रहा है हमारा 18 मीटर पर सेकेंड। और 18 मीटर पर सेकेंड है तो ये मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है? ये वेलोसिटी का यूनिट है। ये जो tan थीटा निकालते हैं इसको हम बोलते हैं स्लोप। इसको m से दिखा जाता है। ठीक है, तो स्लोप बोलिए या फिर m से इसको रिप्रेजेंट करिए। तो वो स्लोप इज इक्वल टू कितना हो गया? 18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब भी किसी पाथ को, अगर हम पाथ में स्लोप निकालते हैं तो स्लोप हमें क्या देगा? वेलोसिटी देगा, अगर ये ग्राफ जो पोजीशन टाइम का ग्राफ होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नोट पॉइंट करके लिखना हो तो नोट पॉइंट करके हम लिख दें अच्छे से कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप है, स्लोप क्या देगा? स्लोप वेलोसिटी हमें देगा। वेलोसिटी मिलेगा, लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब भी स्लोप निकालेंगे हमें क्या पता चल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा यहाँ से। और कार टू का जो वेलोसिटी है कितना है? 18 मीटर पर सेकेंड, इस इंटरवल के लिए 2 से 3 सेकेंड के लिए। इस तरह जब भी हमें इंटरवल पता चले, और ये इंटरवल बड़ा ही है, ये बहुत इंस्टेंट इंटरवल नहीं, 1 सेकेंड बड़ा कहला जाएगा बहुत इंस्टेंट के रेस्पेक्ट में ना। तो ये जो वेलोसिटी आता है ये हम क्या, कौन सा वेलोसिटी बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी।
ठीक है। ये जो वेलोसिटी की जगह हम क्या बोल सकते हैं, अगर इंटरवल बड़ा होता है तो वेलोसिटी तो मिलता ही है, रियल रूप में हम बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी मिलता है हमें। ठीक। अगर वही टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, ये जो 2 से 3 सेकंड के बीच एट इंस्टेंट पूछा जाए कि कितना स्पीड है उसका, तो एट इंस्टेंट में यानी कि हमने जब पढ़ाया था तो वो बताया था कि डेल एक्स अपॉन डेल टी, ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक है। वही अगर ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी 10 to 0 हो जाए, यानी कि टाइम इंटरवल बहुत नेग्लिजिबल हो जाए, 10 to 0 हो जाए, तब डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं। और डी एक्स बाई डी टी क्या देता है हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब तात्कालिक वेग हमें देगा। से स्लोप से यहाँ लिख देते हैं, स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलेगा। और ये डेल्टा टी इंटरवल बहुत छोटा हो तो तात्कालिक वेग मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। अब अगर निकालना हमें कार 1 और कार थर्ड के लिए, तो ये इंटरवल देखिए, अगर ये इंटरवल बहुत छोटा, मान लीजिए अगर पूछा जाए हमें कि कार थर्ड के लिए 2 सेकेंड पर हमें बताइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर ये कर्व पार्ट है इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे छोटा सा, और टेंजेंट ड्रॉ करके हम एक ये त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। फिर यहाँ पे एंगल लिखेंगे थीटा, और थीटा से हम यहाँ पर tan थीटा निकालेंगे। ठीक है। और tan थीटा निकालने के बाद ये हमें ऊपर हाइट ये वाला निकालेंगे, जितना भी इंटरवल दिया रहेगा, जिस ये वाला हाइट लंब हो जाएगा, और आधार टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, 0.001 सेकेंड हो, तो उसके लिए हमें जब ये वैल्यू पुट करेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, वो तात्कालिक वेग मिलेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम ध्यान रखेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन तो बता ही देते हैं, डायरेक्ट ग्राफ में वो दिखता है। जैसे पूछा जाएगा इसी ग्राफ में कि टी इक्वल टू 5 सेकेंड पर किस कार का पोजीशन मैक्सिमम है। 5 सेकेंड पर देखिए किसका मैक्सिमम है, यहाँ पर ये वाला कार का मैक्सिमम है। ये किस कार का है, ये कार सेकेंड के लिए, इसका पोजीशन कितना है, तो 5 सेकेंड पर ये जिसको मिलाएंगे ये हाइट, इस पर आएगा आपका 90 मीटर पाएगा। तो पूछा जाएगा कितना पोजीशन है, तो बोलेंगे 90 मीटर है। बोलेंगे कि हमें क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा 4 सेकेंड पर किस दो कार का पोजीशन बराबर है, तो 4 सेकेंड पर देखिए यहाँ पर कार फर्स्ट और कार सेकेंड के लिए दोनों का पोजीशन बराबर है, लगभग बराबर है। क्योंकि यहाँ पर डेटा में देखने के बाद कितना हमें डेटा मिला हुआ, 70 है, ये 72 है। तो थोड़ा सा अगर ये ग्राफ क्लियरली बना होता तो हम एग्जैक्टली बता पाते हैं कि ये किस पोजीशन पर किस टाइम पर एकदम एग्जैक्ट बराबर हुआ है। ठीक है। पूछा जाए टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर किस कार का पोजीशन सबसे कम है, तो सबसे कम कितना है, किसका है, हर थर्ड का। देखिए इसका पोजीशन कितना है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर 8 मीटर है सिर्फ। ठीक है। डेटा में देखिए 8 मीटर है 1 सेकेंड पर कार थर्ड के लिए। 1 सेकेंड पर कार सेकेंड के लिए कितना है, 18 मीटर है। और कार फर्स्ट के लिए 23 मीटर है। ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, जो स्पीड है कार फर्स्ट का यहाँ पर शुरू में क्या है, ज्यादा है, तभी तो पोजीशन ज्यादा हो गया है, क्योंकि तीनों एक ही जगह से स्टार्ट किए हैं। तो पोजीशन ज्यादा है कार फर्स्ट का, इसका मतलब कार तेजी से आगे गया है। इसका मतलब जो कार तेजी से गया है तो उसका स्पीड ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा। ठीक है। तो वेलोसिटी ज्यादा होगा तो कैसे पता चल रहा है, तो हमें उसको इसी ग्राफ पर हम क्या करेंगे, इसके पाथ पर हम क्या नाम है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ये यहाँ पर। तो जिस पाथ पर ये स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद उसका स्लोप, स्लोप कैसे निकालते हैं हम, एक्स एक्सिस पर जो लाइन है, ये समझिए एक्स एक्सिस है यानी कि टाइम वाला, और ये वाई एक्सिस जो कि विस्थापन वाला है। स्लोप जब भी निकालेंगे हम
किसी भी लाइन का, तो ये एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल देखते हैं, तो जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, और स्लोप ज्यादा होना मतलब वेलोसिटी ज्यादा, क्योंकि स्लोप से ही तो हमें वेलोसिटी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है यहाँ कि स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, तो स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो शुरू में क्या है, कार फर्स्ट का वेलोसिटी ज्यादा है, इसलिए इसका स्लोप ज्यादा है। ठीक, यहाँ हम वो भी लिख सकते हैं, इसका कन्वर्स भी, स्लोप ज्यादा मतलब वेलोसिटी ज्यादा। ठीक है, तो शुरू में कार फर्स्ट का वेलोसिटी ज्यादा है। अब जैसे जैसे इंस्टेंट टाइम बढ़ता है तो कार थर्ड के लिए देखिए, हर एक इंस्टेंट पर स्लोप ड्रॉ करिए। स्लोप ड्रॉ करना मतलब एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना। ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल की अपेक्षा ये एंगल थीटा टू ये बड़ा है। अब यहाँ पर थर्ड से तीसरे सेकंड पर देखेंगे, यहाँ पर जो ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इस लाइन का स्लोप फिर से बढ़ गया है। अगर 4 सेकंड ड्रॉ करेंगे तो ये वाला स्लोप और बढ़ गया है। 5 सेकंड में देखेंगे तो ये स्लोप और बढ़ गया है। तो जो ये स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है ना, ये सारा एंगल हम निकालेंगे। वो तो देखने की बात पता चल रहा है, ये एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, अगर इसको हम थीटा थ्री मान लें, इसको थीटा फोर मान लें, इसका थीटा फाइव मान लें, तो थीटा फाइव क्या है, सबसे ज्यादा है। थीटा फाइव सबसे ज्यादा है थीटा फोर से, फिर उसके बाद थीटा थ्री है, उसके बाद थीटा टू है, उसके बाद थीटा वन। इससे क्या पता चल रहा है कि 5 सेकेंड पर जो है स्पीड कार थर्ड का और किसी टाइम की अपेक्षा सबसे ज्यादा है, क्योंकि स्लोप ज्यादा है। उसी तरह कार फर्स्ट के लिए भी निकाल सकते हैं और कार सेकंड के लिए भी निकाल सकते हैं। कार सेकंड के लिए देखिए, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो स्ट्रेट लाइन जब भी पाथ है ना, तो उसका जो वेग होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, क्योंकि इसका स्लोप किसी भी इंस्टेंट पर निकालेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। चाहे आप 1 सेकंड पर लाइन ड्रॉ करेंगे, चाहे 2 सेकंड पर लाइन ड्रॉ करेंगे, चाहे 3 सेकंड पर लाइन ड्रॉ करेंगे, उन सबका स्लोप देखा जाएगा, एंगल बराबर ही आएगा। ठीक है, एक्सेस के साथ ये एंगल लीजिए, दूसरा कलर ले रहे हैं, इसको एंगल लीजिए, चाहे ये वाला एंगल लीजिए, चाहे ये वाला एंगल लीजिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में अब जैसे कोई त्रिभुज है, तो एंगल चाहे आप यहाँ से ड्रॉ करके लीजिए, चाहे यहाँ से लीजिए, चाहे यहाँ से लीजिए, ये सारा क्या होगा, एंगल तो बराबर ही आएगा ना, सेम आएगा। तो कार सेकंड के लिए अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें किसी भी टाइम पर या टाइम इंटरवल पर, तो जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कितना होगा, 18 मीटर पर सेकंड। जीरो से लेकर 1 सेकंड के लिए चाहे हम निकालिए, चाहे 1 से लेकर 2 सेकंड के लिए निकालिए, चाहे 2 से लेकर 3 सेकंड के निकालिए, ये सारा में जो आप निकालेंगे वो स्लोप वो कांस्टेंट ही आएगा, जो कि 18 के बराबर आएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं क्यों आएगा 18, क्योंकि यहाँ का जो डिफरेंस है 2 से 3, 1 से 2 सेकंड के लिए ये डिफरेंस कितना है, 18। 18 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 18 ही आएगा। अब 2 से 3 सेकंड के लिए देखेंगे, 2 से 3 सेकंड के लिए जो डिफरेंस है वो 18 है, और समय में डिफरेंस कितना है, 1 सेकंड है, तो ये भी 18 आ गया। 3 से 4 सेकंड के लिए देखेंगे, 54 और 72 में ये डिफरेंस 18 का है, और डिवाइड बाई टाइम इंटरवल जो है 1 सेकंड का है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 18, यानी कि किसी भी टाइम इंटरवल में देखा जाएगा, चाहे 1 1 सेकंड का इंटरवल लीजिए, चाहे 2 सेकंड का लीजिए, चाहे 5 सेकंड का इंटरवल ले लीजिए, वो आपका 18 ही आएगा। तो जब भी पोजिशन टाइम ग्राफ में अगर जो पाथ हो वो स्ट्रेट लाइन हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर कर्व पाथ होता है, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। ठीक है, तो कार सेकंड का स्पीड जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है, और कार फर्स्ट और कार थर्ड के लिए वेलोसिटी असमान है, वेरिएबल है। फर्स्ट के लिए देखिए स्पीड शुरू में ज्यादा था, लेकिन इसका स्लोप आगे देखिए, ये जो स्लोप निकाल रहे हैं, फिर आगे इस यहाँ पर देखिए स्लोप, फिर ये स्लोप देखिए, तो ये स्लोप क्या हो रहा है, उसका स्लोप का वैल्यू जो है घटते हुए जा रहा है। इसका मतलब पोजीशन तो बढ़ रहा है, लेकिन जो स्पीड है वो, स्पीड कहिए या वेलोसिटी कहिए, वो
वेलोसिटी धीरे धीरे घटती जा रही है। तो घटती जा रही है इसका मतलब शुरू में कार फर्स्ट तेजी से गया है और फिर उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन कार जो थर्ड है, थर्ड में शुरू में स्पीड इसका वेलोसिटी कम था, धीरे धीरे इसका लेकिन वेलोसिटी बढ़ने लगा है, तेजी से गया है। इसलिए तो ये सबसे पीछे कार होते हुए भी पोजीशन सबसे नीचे है। पोजीशन नीचे होने का मतलब वेलोसिटी ही नीचे है, लेकिन 5 सेकेंड में ही वो उसके बराबर आ गया है, कार फर्स्ट और के बराबर लगभग आ गया है ना। इसका पोजीशन देखिए, 5 सेकेंड पर कार थर्ड के लिए 75 है पोजीशन, और कार सेकंड के लिए 90, यानी कि 5 सेकेंड कुछ ही समय बीतेगा और कार सेकंड वाले को पीछे कर देगा, क्योंकि इसका रेट ज्यादा है। रेट ज्यादा होना स्लोप का मतलब वेलोसिटी ज्यादा है। तो इस ग्राफ को देखकर हमें क्या क्या पता चल रहा है, तो ये चल रहा है कि कार फर्स्ट का जो वेलोसिटी है शुरू में कम था, शुरू में ज्यादा था, फिर धीरे धीरे उसका वेलोसिटी कम होते चला गया है। इसका जो कार फर्स्ट है उसका वेलोसिटी यानी कि वेरिएबल है, ठीक है। शुरू में ज्यादा फिर धीरे धीरे कम। कार सेकंड का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट था, वो हर एक इंटरवल में कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। कार थर्ड का वेलोसिटी जो है शुरू में कम है, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया है, क्योंकि स्लोप इसका बढ़ता गया है। तो और कार थर्ड का वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। तो कार फर्स्ट और कार थर्ड वेरिएबल है, कार सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें ग्राफ देखकर तुरंत पता चल जा रही हैं, जो कि डेटा देखकर हम तुरंत नहीं बता सकते थे। तो अभी ये 5 ग्राफ दिए गए हैं आपके विस्थापन और समय में। तो हमें वेलोसिटी के बारे में बताना है कि कब वेलोसिटी मैक्सिमम है, कब कम हो रहा है, कब ज़्यादा हो रहा है, क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं आप इस ग्राफ को देखकर, ये बताना है आपको। तो जब भी वेलोसिटी के बारे में बताना हो और पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया हुआ हो, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको पोजीशन टाइम का ग्राफ का स्लोप जो होगा वो हमें वेलोसिटी के बारे में बताएगा। तो देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए पोजीशन टाइम में जो ग्राफ बना हुआ है वो स्ट्रेट लाइन है ना, और किसी भी टाइम पर देखा जाएगा t इक्वल टू 0 पर देखिए कुछ ना कुछ विस्थापन जहाँ पर पोजीशन दिया हुआ है, और t इक्वल टू 1 सेकेंड पर देखा जाएगा, 2 सेकेंड पर, 3 सेकेंड पर, 4 सेकेंड पर, कहीं भी देखा जाएगा पोजीशन वही का वही है, विस्थापन जितना था वो उतना ही का उतना ही है, ठीक है। पोजीशन जहाँ पर है और 4 सेकेंड बाद भी वहीं पर है, इससे क्या अंदाजा लग रहा है कि वो पार्टिकल रुका हुआ है, वो गति नहीं कर रहा है, क्योंकि पोजीशन तो वही है। कैसे पता चला पोजीशन वही, क्योंकि यहाँ से हाइट जो हम देखते हैं, यहाँ से ये जो हाइट है ये तो बता रहा है पोजीशन। अगर मान लीजिए ये 50 मीटर है, यहाँ पर 50 मीटर है, तो टी इक्वल टू 0 पर भी 50 मीटर है, टी इक्वल टू 1 पर भी 50 मीटर है, 2 पर भी 50 मीटर है, 10 सेकेंड, 50 सेकेंड, इन्फानाइट सेकेंड पर भी देखा जाएगा, तो ग्राफ क्या बता रहा है कि हमें 85 मीटर मिलेगा। इसका मतलब 50 मीटर पर है, अगर गति करता तो ये पोजीशन उसका चेंज होता है, पोजीशन चेंज हो नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पार्टिकल जो है रुका हुआ है, गति नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका बस एक तो ये तरीका हो गया, पोजीशन जब बदल नहीं रहा है इसका मतलब पार्टिकल रुका हुआ है, यानी कि वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो यहाँ पर। दूसरा तरीका क्या है, सिंपल डायरेक्ट, कोई भी कर्व हो उसका आप स्लोप निकालिए, स्लोप क्या होगा, स्लोप जीरो होगा तब, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। तो यहाँ पर देखिए इस लाइन का अगर स्लोप पूछा जाएगा, इसका स्लोप, तो स्लोप को हम कैसे दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं, ठीक है। एम यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी कोई लाइन होता है, चाहे यहाँ पर हो जाए, चाहे लाइन हो यहाँ पर ही क्यों ना हो, यहाँ पर ही पोजीशन क्यों ना हो, कोई भी लाइन हो जो टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन है, तो इसका मतलब उसका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और स्लोप जीरो है, और स्लोप ही तो वेलोसिटी के बारे में बता रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर हम v इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। ये पता चल रहा है हमें। दूसरे वाले ग्राफ में देखिए t इक्वल टू जीरो पर कुछ ना कुछ पोजीशन है यहाँ पर, फिर t इक्वल टू 1 सेकेंड पर देखा जाएगा तो कुछ पोजीशन, हाइट ये बढ़ गया है ना, इसकी रेस्पेक्ट में ये जो हाइट है ये बढ़ गया है, कुछ समय बाद फिर और हाइट बढ़ गया है, कुछ समय बाद ये हाइट देखिए यहाँ पर और बढ़ गया है,
जब हाइट बढ़ गया इसका मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन कुछ और है, यहाँ पर पोजीशन कुछ और है, यहाँ पर कुछ सेकंड बाद पोजीशन कुछ और है। इसका मतलब पार्टिकल मोशन में है। अब मोशन में है इसलिए पोजीशन चेंज हो रहा है। तो मोशन में है तो कैसा वो उसका वेलोसिटी है, वो एक समान है कि असमान है कि बढ़ रहा है घट रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में कैसे पता चलेंगे? वही सिंपली स्लोप पता करेंगे। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कहीं भी निकालिए, चाहे थोड़े से इंटरवल में निकालिए या पूरे इंटरवल के लिए निकालिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमने क्या बताया था स्लोप कैसे निकालेंगे? जो भी कर्व है उस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करना मतलब वही स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और उस स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल देखना। तो अगर इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये जो एंगल बनेगा ये तो कांस्टेंट होगा, ये थीटा है, जो भी है 45 डिग्री 30 डिग्री 32 डिग्री जो भी आएगा। तो किसी भी टाइम देखा जाए 1 सेकेंड 2 सेकेंड 4 सेकेंड या कुछ इंटरवल में, ये तो इस स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनेगा वो तो कांस्टेंट ही होगा, हमें वेरिएबल है नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो इसका थीटा जब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा जो कि कांस्टेंट होगा, तो अगर उसका हम tan थीटा निकाल लें, tan थीटा को स्लोप बोला जाएगा। ठीक है, tan थीटा को हम m लिख सकते हैं, m को ही स्लोप बोला जाएगा, और m ही बराबर होगा किसके? वेलोसिटी के बराबर। तो जब स्लोप ये कांस्टेंट है, ये जो m दिखा रहे हैं किस क्या बोलेंगे इसको? स्लोप है ये। तो स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से क्या पता चल रहा है वेलोसिटी के बारे में? ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि पार्टिकल गति में तो है, गति कर रहा है, लेकिन गति कैसे कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। ठीक है, यानी कि हर इंटरवल में वो समान पोजीशन समान विस्थापन तय कर रहा है। ठीक है, हर एक सेकंड में देखा जाए, अगर 2 सेकंड 2 मीटर चल रहा है तो दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर जाएगा, तीसरे सेकंड में भी 2 मीटर जाएगा, ऐसे मोशन कर रहा है। ठीक है, तीसरे वाले में देखिए, यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर कुछ ना कुछ पोजीशन है, सपोज मान लीजिए यहाँ पर 50 मीटर है, कुछ सेकंड बाद ये कम हो जाएगा, 50 से सपोज मान लीजिए यहाँ पर हो गया 45 मीटर। हाइट देखिए यहाँ से, ये वाली हाइट, ठीक है, ये हाइट 45 हो गया, कुछ समय बाद फिर 40 हो जाएगा, फिर 30 20 10 करते करते पोजीशन क्या हो जाएगा? विस्थापन 0 हो गया है। ठीक है, कुछ समय बाद बीतेगा तो यहाँ पर आपका विस्थापन 0 हो गया, यानी कि पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम। ठीक है, पहले 50 था, फिर घटते 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 वो 0 हो गया, पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब पार्टिकल गति में है। ठीक है, और गति में तो गति कैसा कर रहा है? असमान की समान गति कर रहा है, समान वेलोसिटी के साथ कर रहा है। तो क्या करेंगे, फिर वही स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे? स्ट्रेट लाइन पर स्लोप जो निकालेंगे वो स्ट्रेट लाइन पर ही हो जाएगा। इस लाइन का आप स्लोप निकालने कहने का मतलब इस एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल देखिए, ये एंगल थीटा है, तो चाहे यहाँ से देखिए चाहे ये यहाँ से ऐसे बनाइए, वो तो एंगल थीटा ही रहेगा, बदलेगा नहीं ना। यानी कि यहाँ से जो थीटा निकाल रहे हैं उसको tan फंक्शन दे दीजिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू हम m लिख सकते हैं, और m इसको लिखा जाता है, स्लोप को लिखा जाता है, और स्लोप किसके बराबर होगा? स्लोप यहाँ पर वेलोसिटी के बराबर होगा। सेम कंसेप्ट वही, वेलोसिटी क्या होगा अब यहाँ पर? ये कांस्टेंट हो जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। वो कैसे पता चले? कांस्टेंट तो होगा वेलोसिटी, लेकिन कितना वैल्यू होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? ये थीटा पर डिपेंड करेगा, ये थीटा कितना आया, तो यहाँ पर थीटा पुट कर देंगे और tan थीटा का वैल्यू जितना आएगा उतना ही वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ पर जब tan थीटा निकालेंगे ना, ये देखिए जो एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पर वो 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है, अधिक कोण है ना। तो 90 डिग्री से जब अधिक बनता है तो tan वैल्यू जब फंक्शन देते हैं, tan फंक्शन, तो ये क्या आता है? निगेटिव में आता है। और निगेटिव में आएगा क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है, थीटा जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो निगेटिव आएगा तो वेलोसिटी भी क्या लिखेंगे हम? निगेटिव आएगा तो वेलोसिटी इज इक्वल टू जो भी होगा कांस्टेंट होगा, लेकिन निगेटिव में, निगेटिव कांस्टेंट। ठीक, यहाँ पर क्या था दूसरे वाले में? ये वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर tan थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे वो पॉजिटिव आएगा। कैसे पता चल रहा है पॉजिटिव आएगा? क्योंकि जो थीटा वो 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, tan 90 इन्फिनिटी होता है, tan 0 0 होता है।
tan 0 डिग्री इक्वल टू 0, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू अनडिफाइन होता है, फिलहाल इसको हम जनरली इन्फिनिटी पढ़ते थे। इन दोनों के बीच अगर वैल्यू है तो ये क्या है, पॉजिटिव है ना। इन दोनों के बीच 0 और 90 के बीच कोई भी वैल्यू हो डिग्री में तो क्या होगा, वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए जो एंगल है 90 डिग्री, इससे छोटा है एंगल कुछ ना कुछ है तो वो पॉजिटिव में आएगा। लेकिन जब जैसे ही 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वैल्यू निगेटिव आने लगेगा, इसलिए वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन वो थीटा कांस्टेंट है इसलिए निगेटिव कांस्टेंट होगा। ठीक, अब डी वाले में देखते हैं क्या होगा। सेम कंसेप्ट है, यहाँ भी अप्लाई कीजिए। यहाँ पर देखिए पोजीशन टी इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ जीरो पोजीशन है, टी इक्वल टू कुछ समय बाद 1 सेकंड 2 सेकंड कुछ भी मान लीजिए, कुछ ना कुछ पोजीशन, ये हाइट बढ़ गया है। हाइट बढ़ना मतलब ये इसी डायरेक्शन में तो विस्थापन देख रहे हैं, तो यानी कि हाइट बढ़ना मतलब विस्थापन कुछ ना कुछ हुआ है। कुछ समय बाद ये हाइट देखिए यानी कि कुछ और हो गया है विस्थापन, यहाँ पर कुछ और विस्थापन हो गया है, यहाँ पर विस्थापन और बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो विस्थापन बढ़ना, विस्थापन देखने के लिए हम वाई एक्सिस में देख रहे हैं और टाइम देखने के लिए एक्स एक्सिस में देख रहे हैं। इधर से देखना है तो टाइम देखिए, अगर वाई एक्सिस में देखना है तो विस्थापन देखिए। तो विस्थापन टाइम टू टाइम, जैसे टाइम 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 बढ़ रहा है वैसे विस्थापन भी बढ़ रहा है। लेकिन विस्थापन तो बढ़ रहा है, अब वो कांस्टेंट गति से बढ़ रहा है कि कैसे बढ़ रहा है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कैसे पता चलेगा, फिर से आप स्लोप निकालेंगे। किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालिए, जैसे यहाँ पर स्लोप देखेंगे, फिर यहाँ पर स्लोप देखेंगे, फिर यहाँ पर स्लोप देखेंगे। स्लोप निकालना मतलब किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर स्लोप निकालना है तो उस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा खींचते हैं ये, और इसका एंगल देखते हैं एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल देखिए, फिर ये जो ड्रॉ किए हैं इसका एंगल देखिए, फिर ये यहाँ पर एंगल देखिए। इसको अगर थीटा 1 मान लेते हैं, इसको थीटा 2 मान लेते हैं, इसको थीटा 3 मान लेते हैं, देखिए एंगल बढ़ता जा रहा है ना। एंगल बढ़ता जा रहा है तो उसको tan वैल्यू देंगे, tan θ1, tan θ2, tan θ3। तो इसमें देखेंगे जो इसका एंगल ज्यादा होगा वो वैल्यू ज्यादा होगा, यानी कि tan θ3 जो है वो ज्यादा होगा tan θ1 2 की अपेक्षा, और tan θ2 tan θ1 की अपेक्षा ज्यादा होगा। यानी कि tan थीटा तो वेलोसिटी देता है, तो ये जो वेलोसिटी आएगा v1, इसको हम मान लेते हैं v2, और ये जो मान लेते हैं v3। कौन बड़ा होगा इसमें से, v3 बड़ा होगा। v1 से बड़ा v2 होगा, v2 से बड़ा v3 होगा, क्योंकि tan θ3 बड़ा है। तो इससे अब क्या पता चल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है लगातार। ठीक है, हर टाइम टू टाइम वो वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी यहाँ पर असमान है, वेरिएबल है, एक समान नहीं है, असमान है। और रेट तेजी से बढ़ रहा है, जैसे ही यहाँ पर देखिए कुछ समय बाद ये स्लोप बढ़ता जाएगा और 90 डिग्री के पास चला जाएगा लगभग, और 90 डिग्री इन्फिनाइट होगा, यानी कि स्पीड जो होगा उसका वेलोसिटी बहुत मैग्नीट्यूड में बड़ा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए विस्थापन है, यानी विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जब भी विस्थापन और समय का ग्राफ हो तो हम वेलोसिटी यहाँ बोल रहे हैं। अगर स्पीड पूछता तो स्पीड के लिए हम यहाँ पर विस्थापन नहीं लिखते हैं, विस्थापन की जगह हम यहाँ पर दूरी लिखते हैं। दूरी समय का ग्राफ आपको स्पीड देता है, चाल देगा। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक सीधी रेखा मोशन है, तो विस्थापन और दूरी बराबर होता है, इसलिए आप चाहे वेलोसिटी कहिए चाहे स्पीड कहिए, बात तो बराबर हो जा रही है। ठीक है, इस केस के लिए सिर्फ जब मोशन एक दिशा में हो, और तब उसको क्या बोलेंगे हम, चाहे विस्थापन कहिए चाहे दूरी कहिए, बात बराबर होती है उसी केस में। इसलिए यहाँ पर हम वेलोसिटी कह सकते हैं या फिर स्पीड कह सकते हैं, बात बराबर होगा। ठीक है, वेलोसिटी करने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो डायरेक्शन भी बता रहा है, चूंकि डायरेक्शन कांस्टेंट है इसलिए वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो स्पीड के बराबर आएगा, और स्पीड वो तो कांस्टेंट वो भी होगा। तब स्लोप पर डिपेंड करता है, स्लोप अगर यहाँ पर देखिए क्या स्लोप है बढ़ रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी यहाँ पर वेरिएबल है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है, वेलोसिटी का ऐसे मॉड ले लेते हैं, ये मॉड फंक्शन है, ये क्या देगा आपको,
स्पीड देगा। ठीक है, तो ये तब कंडीशन सही होता है जब एक दिशा में मोशन होता है, कांस्टेंट दिशा में मोशन होता है, यानी कि दिशा बदले ना। तो ये जो हम क्वेश्चन दिए हैं ये एक डायरेक्शन के लिए है, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड बराबर हो जाएगा। वही जनरल केस के लिए देखा जाएगा, अगर डायरेक्शन बदलने लगे तो वेलोसिटी का मॉड जो लेंगे, जरूरी नहीं है स्पीड के बराबर हो, छोटा भी हो सकता है स्पीड से। ठीक है, जनरल केस में ये सही है, और स्ट्रेट लाइन के लिए ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। यहाँ पर ई वाले में विस्थापन समय का ग्राफ दिया हुआ है, आप पोजीशन यहाँ पर बदल रहा है टाइम टू टाइम। पहले पोजीशन बढ़ा है, फिर उसके बाद घटने लगा है। तो यहाँ पर स्लोप देखेंगे, तो स्लोप देखिए, टेंजेंट ड्रॉ करिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, फिर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करिए। धीरे धीरे ये टेंजेंट देखिए जीरो हो गया, यानी कि यहाँ पर बी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एकदम एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो यहाँ पर इसका स्लोप जब निकालेंगे ना, एम स्लोप निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो गया इसका मतलब वेलोसिटी भी यहाँ पर बी पॉइंट पर जीरो हो जाएगा। बी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी पूछा जाएगा तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्लोप कम है, फिर स्लोप बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है, फिर घटने लगा है। इसका मतलब शुरू में वेलोसिटी था, ठीक है, रेट था, क्या नाम है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी वेरिएबल था, और बढ़ रहा था वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ रहा था शुरू में, उसके बाद घटने लगा। क्यों घटने लगा? क्योंकि स्लोप इसका देखिए घटने लगा, धीरे धीरे करते जीरो हो गया है स्लोप। स्लोप जीरो हो गया है मतलब वेलोसिटी भी जीरो हो गया है। उसके बाद देखिए जो स्लोप निकाल रहे हैं वो निगेटिव में होगा। ये जो एंगल बनाएंगे एक्सेस के साथ आगे बढ़ाकर, वो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनने लगेगा। यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करेंगे, ये जब ये आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल देखेंगे, ये आगे बढ़ाएंगे तो जो ये एंगल देखेंगे वो 180 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। 90 डिग्री से ज़्यादा होना मतलब निगेटिव होना। तो बी के बाद जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो गया है, तो इसके के लिए वेलोसिटी शुरू में क्या है, बढ़ा है, फिर घटा है, लेकिन पॉजिटिव यहाँ भी है, पॉजिटिव यहाँ भी है। यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गया है, यहाँ पर वेलोसिटी निगेटिव हो गया है, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में वो मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, फिर मैग्नीट्यूड यहाँ पर घटने लगेगा, क्योंकि यहाँ स्लोप देखिए, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, फिर स्लोप घटने घटते घटते स्लोप कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ है, तो यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है सी पॉइंट पर। सी पॉइंट की अपेक्षा लास्ट वाले पॉइंट पर यहाँ डी पॉइंट दे दें, डी पॉइंट पर ये अपेक्षा सी पॉइंट पर स्लोप ज़्यादा है, यानी कि यहाँ का वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है डी पॉइंट की अपेक्षा। यहाँ से हम लिख सकते हैं वी सी का मॉड ग्रेटर देन वी डी, ऐसे लिख सकते हैं हम। बी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, वी बी पॉइंट पर जीरो हो जाएगा वेलोसिटी, ए पॉइंट पर वी ए, वी ए पर कुछ ना कुछ है वैल्यू, पॉजिटिव में है। ठीक है, शुरू में वेलोसिटी बढ़ा है, फिर घटा है, फिर जीरो हो गया है, फिर निगेटिव में बढ़ा है, फिर घटा है, लेकिन निगेटिव में ही, डी पॉइंट तक निगेटिव में ही रहा है। तो ये सारा हम आइडिया बता सकते हैं। अगर किसी कार का मोशन स्टडी करना है इसी ऐसा ही ग्राफ के लिए, तो आप क्या कहेंगे, इसका मतलब शुरू में क्या है, स्पीड पॉजिटिव है लेकिन बढ़ा है, तो यहाँ से जो कार गया होगा वो तेजी से गया होगा कुछ दूर, क्योंकि स्पीड में है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन ही है इसके इस केस में। ठीक है, सब में स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन तेजी से गया है, फिर धीरे धीरे स्पीड उसका घटते गया होगा, घट रहा होगा, घट रहा होगा, घटते 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 एक बार आया होगा वेलोसिटी जीरो हो गया होगा यहाँ पर कुछ तो कुछ। ठीक है, तो वेलोसिटी जीरो हो गया होगा, फिर क्या हुआ होगा, फिर वेलोसिटी निगेटिव हो गया है, निगेटिव होना मतलब इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव माने हैं, तभी तो यहाँ पर शुरू में वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब वेलोसिटी निगेटिव होना मतलब यही जो कार है अब उल्टे डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाने लगी है।
इस डायरेक्शन में जाने लगा है, इसका मतलब शुरू में क्या है, तब बी पॉइंट के बाद वो तेजी से आगे बढ़ा है, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड घटने लगा है और वो फिर डी पॉइंट तक पहुंचा है। ठीक है, डी पॉइंट तक पहुंचना यानी कि जहां पोजीशन था टी इक्वल टू जीरो पर, यहाँ पर देखिए विस्थापन जीरो हो गया है, डी पॉइंट पर विस्थापन जीरो है, यानी कि जहां से चला था वहीं फिर आ गया है, अभी तो विस्थापन जीरो होगा। ठीक है, तो ऐसे कार का मोशन हुआ है, उसी कार के मोशन को हमने इस ग्राफ में यहाँ दिखा दिया है। तो वैसे सबके लिए हम बता सकते हैं, जैसे इसके लिए अगर बताना हो, डी ग्राफ के लिए अगर गया है क्या, यहाँ पर जो कार का, अगर कार मान लेते हैं वस्तु चल रही है, तो यहाँ पर कार का जो स्पीड है या वेलोसिटी वो बढ़ रहा है लगातार। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो यहाँ पर हम कार बना देते हैं, मान लीजिए ये बॉक्स है, क्या कार है, इसका स्पीड लगातार बढ़ रहा है और जो भी इसका स्लोप देखेंगे पॉजिटिव है, हर एक थीटा वन थीटा टू सबका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव होगा, लेकिन बढ़ता चला जाएगा, थीटा वन से ज़्यादा थीटा टू से ज़्यादा थीटा थ्री, यानी कि यहाँ का जो वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ रहा होगा। यहाँ पर वेलोसिटी कुछ v1 होगा तो आगे कार चली गई हो तो v2 हो गया, आगे कुछ और चली गई होगा तो यहाँ पर v3 उसका स्पीड हो जाएगा, इसमें से v1 से ज़्यादा v2, v2 से ज़्यादा v3 हो जाएगा। सी वाले केस में देखा गया है कि ये जो वेलोसिटी है वो क्या है, नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर मान लेते ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, इस पर कार मोशन चल कर रही है, तो इस डायरेक्शन में अगर हमने पॉजिटिव मान लिया, इस और यहाँ पर स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव होने का मतलब जो भी कार है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसका मतलब। ठीक है, जो भी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव माने उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तभी तो वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, निगेटिव कांस्टेंट कांस्टेंट। ठीक है, दूसरे वाले केस में, बी वाले केस में देखा जाएगा, अगर कार फिर स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, ये पाथ है स्ट्रेट लाइन पाथ, कार यहाँ पर है, इस डायरेक्शन हमने अगर पॉजिटिव मान लिया तो कार इसी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तभी तो इसका स्लोप क्या है पॉजिटिव है। हम ऐसे भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है पॉजिटिव, अगर हम इस डायरेक्शन में मान लें, इसका मतलब कार यहाँ से ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव मानेंगे उसी डायरेक्शन में कार जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, पहले वाले केस में हमने देखा था कि जो वेलोसिटी है वो जीरो है, क्योंकि पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ फिर हमने बनाया, यहाँ पर हमने कार दिखा दिया और कार का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी जीरो है, तो कार जहाँ खड़ी है वहीं खड़ी है, कहीं आगे पीछे जा ही नहीं रहे, तो वेलोसिटी जीरो हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम स्टडी कर लिए एक कार का एग्जांपल लेके सारे केस को, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, अब इससे क्या क्या हम पता कर सकते हैं तब। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी के बारे में तो डायरेक्ट दिखता ही है, इसके अलावा हम एक्सेलरेशन के बारे में बता सकते हैं और पोजीशन के बारे में यानी कि विस्थापन के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें बता सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं, वेलोसिटी भी बता सकते हैं और विस्थापन भी बता सकते हैं। तो वेलोसिटी को देखने के लिए वेलोसिटी का ग्राफ दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पर देखकर हम बता सकते हैं। t इक्वल टू जीरो पर देखिए वेलोसिटी कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ सेकेंड बाद यहाँ पर वेलोसिटी वही है, क्योंकि हाइट वाई डायरेक्शन में उतना ही है, कुछ समय और बाद हाइट उतना ही है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है। वेलोसिटी न तो कम हो रहा है न तो ज़्यादा हो रहा है, जिस जिस वेलोसिटी से जा रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ में, जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से चलता जा रहा है कार। ठीक, यहाँ पर जो कार है उस वेलोसिटी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी के बारे में आपने बता दिया, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तब जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, स्पीड को बढ़ाना या घटाना या डायरेक्शन चेंज करना। तो स्ट्रेट लाइन मोशन हमने कहा है ये तो डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रहा है और मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो गया है यहाँ से देखकर,
इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है। और दूसरा क्या तरीका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालने का तरीका, हम स्लोप निकालेंगे। जो भी कर्व दिया रहेगा उसका स्लोप निकालेंगे। तो यहाँ पर कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन जो भी है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ये जो टाइम एक्सिस है इसके पैरेलल है, समांतर समांतर है ना। समांतर होने के कारण ये क्या हो जाएगा, इनके बीच जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा। थीटा जो बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। अब tan 0 डिग्री क्या होगा, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो आपका त्वरण होगा एक्सेलरेशन वो 0 हो जाएगा। कैसे ये स्लोप निकालने के बाद एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इसका स्लोप ही एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। इसको समझने के लिए ये एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज मान लीजिए यहाँ से इस दूसरे वाले एग्जांपल में बताते हैं। यहाँ पर t1 टाइम ले लीजिए और यहाँ पर t2 टाइम ले लीजिए। t1 टाइम में कुछ ना कुछ वेलोसिटी है v1, ये हाइट। t2 टाइम में कुछ ना कुछ वेलोसिटी है v2। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन का आप स्लोप निकालेंगे तो देखेंगे कैसे पता चलेगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है मतलब टाइम एक्सिस के साथ इस स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल कितना है वो देखना है। तो टाइम एक्सिस के साथ एंगल देखना या फिर इस स्ट्रेट लाइन के साथ एंगल देखना, बात बराबर है क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल ही हैं। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा बराबर ही है, पैरेलल ही है। तो ये एंगल देख लीजिए फिलहाल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हाइट यहाँ पर v1 है, ये v2 है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1। और ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1 है। तो अब यहाँ से tan थीटा निकालते हैं, कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। ये एक त्रिभुज बन रहा है ना, देखिए ये क्या है, त्रिभुज बन रहा है। अब त्रिभुज में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1। आधार क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। v2 माइनस v1 को हम डेल v लिख सकते हैं और t2 माइनस t1 को डेल t लिख सकते हैं। ये टाइम इंटरवल हो गया, ये वेलोसिटी का इंटरवल हो गया। और डेल v बाई डेल t को ही तो क्या कहते हैं, इसको, इसी को तो त्वरण कहते हैं। त्वरण का डिफिनेशन यही है। ठीक है, डेल v अपॉन डेल t को ही तो त्वरण बोला जाता है। यानी कि जब भी हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है, ये tan थीटा ही स्लोप होता है। स्लोप जैसे ही निकालेंगे स्लोप आपको त्वरण के बारे में बताएगा। स्लोप इज इक्वल टू यहाँ पर डिम लिख लेते हैं त्वरण। यहाँ पर जब भी वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ हो तो स्लोप निकालने के बाद हमें त्वरण मिलेगा। ठीक है, जैसे पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया हुआ वहां पर स्लोप निकाल रहे थे, वहां पर वेलोसिटी दे रहा था। यहाँ पर जब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हो और स्लोप निकालेंगे तो हमें त्वरण मिलेगा। ठीक, इसको भी आप नोट पॉइंट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। VT ग्राफ में स्लोप से क्या पता चलता है, स्लोप से त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन त्वरण पता चलता है। ठीक है, हमने एक और बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तो इससे हम विस्थापन के भी बारे में भी बता सकते हैं। तो ये कैसे पता करेंगे, तो इसको समझने के लिए हम ये पहला वाला एग्जांपल लेते हैं। फिर से यहाँ पर इसको मिटा देते हैं फिलहाल अभी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ टाइम है तो यहाँ पर हमने मान लिया t1 टाइम, यहाँ पर मान लिया हमने t2 टाइम। और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर यहाँ पर t1 टाइम पर कुछ वेलोसिटी v1 है, t2 टाइम पर यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वो v1 ही रहेगा। हाइट तो उतना ही है।
ठीक है। तो अगर हमें कहा जाए कि T1 से लेकर T2 के बीच जो भी कार चली है वो कितना विस्थापन चली है ये हमें पता करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। T1 से लेकर T2 के बीच ये जो पूरा एरिया है, एरिया हम निकाल लेंगे। एरिया ही दे देगा आपका, ये जो एरिया को ए लिख देते हैं। यहाँ पर ए इक्वल टू क्या है, एरिया। एरिया जरा निकालिए। यहाँ पर एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एक तरह से आपको एक आयत दिख रहा है ना, आयत दिख रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं आप, लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। ठीक है, तो लंबाई के लिए ये कितना है लंबाई, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 अगर इसको हम लंबाई मान लें तो ऊपर जो ये उड़ा है इसको हम चौड़ाई मान लेते हैं, तो ये कितना हाइट है, ये V1 के बराबर है, तो V1 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 इंटू V1, यानी कि ये यूनिट से देख लीजिए ना, यूनिट, ये T2 माइनस T1 जो भी यूनिट होगा इसका, इसका सेकेंड होगा, सेकेंड इंटू, और ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, बचेगा क्या, मीटर। ठीक है, यानी कि एरिया अगर निकाल रहे हैं तो यूनिट आ रहा है मीटर। ठीक है, तो किसका यूनिट मीटर होगा, विस्थापन ही का तो होगा। ठीक है, ये विस्थापन का यूनिट है, विस्थापन का यूनिट है। इसका मतलब एरिया अगर निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो हमें विस्थापन के बारे में बताएगा। जो भी इसका एरिया होगा, एरिया निकालने के बाद उसी को हम विस्थापन का देंगे। का मतलब यहाँ पर हमें दूसरा पॉइंट भी नोट कर सकते हैं, ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट यही VT टाइम ग्राफ में एरिया, एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया से क्या पता चलेगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हिंदी में लिख दे रहे हैं विस्थापन। विस्थापन पता चलता है। तो ये दो पॉइंट अगर हमें पता रहेगा तो हम त्वरण भी आसानी से बता सकते हैं और विस्थापन भी बता सकते हैं, अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हमें दिया हुआ हो तो ये पहले वाले एग्जांपल में अगर हमें टोटल विस्थापन पता करना, यानी कि T इक्वल टू 0 से लेकर T2 तक पता करना हो, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना भी एरिया होता तो ये एरिया जो है बचा हुआ, ये इसको भी ऐड करते हैं, ये वाला भी एरिया ऐड करते हैं, तब जाके T इक्वल टू 0 से लेकर T2 तक हो जाता है टाइम, वो टाइम पूरा लेते हैं तब जाके हमें टोटल विस्थापन मिलता है। लेकिन अगर हमें T1 से लेकर T2 तक ही पूछा है विस्थापन, T1 से लेकर T2 तक ही एरिया निकालेंगे हम बस। ठीक है, और त्वरण के लिए क्या निकालेंगे हम, उस स्ट्रेट लाइन का हम, या अगर जो भी कर्व होगा उसका हम स्लोप निकालेंगे, तो हमें त्वरण पता चलेगा। तो पहले में जो स्लोप निकाल रहे हैं उसका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब स्लोप जीरो है इसलिए यहाँ पर त्वरण जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया है। और विस्थापन कितना हो गया T1 से लेकर T2 समय में, वो इसका एरिया के मैग्नीट्यूड से पता चल जाएगा। ठीक, और इस दूसरे वाले केस में अगर हमें त्वरण के बारे में पूछा गया तो स्लोप निकालेंगे, यहाँ पर स्लोप जो भी आएगा वो हमें त्वरण बता देगा। और विस्थापन पूछेगा T1 से लेकर T2 के बीच, ये T1 है ये T2 है, इनके बीच अगर पूछेगा हमें विस्थापन तो सिर्फ ये वाला जो भी कर्व बना है उसका टाइम एक्सिस पर कितना ये एरिया बन रहा है, ये टोटल एरिया काउंट कर लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, तो हमें विस्थापन पता चल जाएगा। अगर वही T 0 से लेकर T2 तक पूछता पूरा कितना विस्थापन हुआ, तो ये भी एरिया हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, और ये एरिया निकालना तो आसान है। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पूरा टोटल निकालने के लिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और एक ऊपर वाला ये त्रिभुज बन गया, और नीचे वाला क्या हो गया, एक आयत बन गया। इस आयत का क्षेत्रफल निकाल के फिर ये त्रिभुज का आयत क्षेत्रफल निकाल के दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने मैथमेटिकल फिजिक्स जब पढ़ रहे थे तो उस वाले चैप्टर में हमने बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई
धार गुणे ऊंचाई करते हैं, और रेक्टेंगल का क्षेत्रफल पता करना हो क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो इस तरह हमें इसका भी एरिया पता चलता है, इसका भी एरिया चल जाता है, और दोनों को जोड़ देते हैं, हमें टोटल विस्थापन पता चल जाता है। तीसरे वाले केस में देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें वेलोसिटी के बारे में अगर पूछा जाएगा तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, टी इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ यहाँ पर वेलोसिटी है क्योंकि कुछ हाइट है। कुछ समय बाद वेलोसिटी और बढ़ा है, वेलोसिटी और बढ़ा है, वेलोसिटी और बढ़ा है, हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ रहा है। एक समय पर आया है कि ये वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया है, अब उस जो भी कार है तो उसका मैक्सिमम स्पीड है, यहाँ से इसके ज़्यादा इससे इसकी उसका स्पीड नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसका स्पीड घटते गया घटते गया घटते गया, यहाँ तक आ गया है। इतना ही समय के लिए हमें ग्राफ दिया है, यानी कि इतने ही समय के लिए हम बता सकते हैं उसके बारे में, यानी कि शुरू में वेलोसिटी बढ़ा है और बाद में घटा है। एक बार हम वेलोसिटी बोल रहे हैं, एक बार स्पीड बोल रहे हैं। यहाँ पर क्यों दोनों बोला जा सकता है, क्योंकि हमने ये बता ही दिया है कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, और स्ट्रेट लाइन मोशन में हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी स्पीड के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में। ठीक है, अगर इसी में अगर हमें पूछा जाए अब एक्सेलरेशन के बारे में, तो ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ देख ही रहे हैं आप, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालेंगे हर एक पॉइंट पर, और स्लोप से हमें पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है। अब ये जो शुरू में देखिए स्पीड बढ़ा है, स्पीड बढ़ने का मतलब है कि एक्सेलरेशन तो जरूर होगा, तभी तो ये स्पीड क्या नाम है स्पीड बढ़ा है। तो कैसे एक्सेलरेशन वो असमान है कि वेरिएबल है, कैसे पता चलेगा, यहाँ स्लोप निकालने से। यहाँ पर स्लोप देखेंगे, यहाँ पर स्लोप देखेंगे, ये स्लोप घटता गया है, फिर एक समय बाद स्लोप जीरो हो गया है ना इस हाईएस्ट पॉइंट पर। यहाँ पर बी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर स्लोप क्या हो गया है, जीरो है। तो बी पॉइंट पर अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए, एक्सेलरेशन बी पॉइंट पर, तो वहाँ पर जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए हमने एक लाइन ट्राइजेंट ड्रॉ कर दी है, उसका इस टाइम एक्सिस के साथ देखेंगे, जो एंगल बनेगा वो जीरो होगा क्योंकि पैरेलल लाइन हो जा रहा है। तो बी पॉइंट पर एक्सेलरेशन जीरो हो गया है। शुरू में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन था, त्वरण था, अब त्वरण धीरे धीरे घट रहा है, घटते घटते बी पॉइंट पर जीरो हो गया है। फिर उसके बाद त्वरण क्या हो गया, निगेटिव हो गया है। यहाँ पर जब ट्राइजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो निगेटिव हो रहा है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये आगे बढ़ाएंगे तो वो जो भी एंगल बनेगा इस टाइम एक्सिस से, ये वाला एंगल वो क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। और जब भी थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, जो स्लोप आएगा वो निगेटिव में आएगा। निगेटिव आने का मतलब बी पॉइंट के बाद, इसके बाद इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में क्या है आपका, स्लोप जो है निगेटिव आएगा। ए इज इक्वल टू, यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर ए इज इक्वल टू पॉजिटिव है। तो ये हमें आइडिया लग रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव में क्या है, शुरू में पॉजिटिव तो है ही, लेकिन ये जो त्वरण है वो धीरे धीरे घट रहा है, बी पॉइंट तक घटते हुए गया है। बी पॉइंट के बाद फिर क्या, वो निगेटिव में चला गया है, और फिर निगेटिव में भी बढ़ने लगा है। अगर मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो बढ़ने लगा है बोलेंगे, और माइनस साइन के साथ बोलेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन जीरो है बी पॉइंट पर, फिर उसके बाद निगेटिव में -1 हुआ होगा, -2, -3। ठीक है, इस तरह वैल्यू देखेंगे साइन के साथ तो ये घट ही रहा है। अगर का नाम है साइन को हटाकर देखा जाएगा तो क्या बोलेंगे, निगेटिव में निगेटिव को हटाकर देखिए तो मैग्नीट्यूड में वो बढ़ रहा है, उल्टे डायरेक्शन में। बस माइनस का कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उल्टे उल्टे डायरेक्शन में बढ़ रहा है। जिस डायरेक्शन में हम कन्वेंशन के अनुसार पॉजिटिव माने हैं, उसके उल्टे डायरेक्शन में बढ़ रहा है। यानी कि अगर तीसरे के लिए यहाँ पर हमने बना दिया कार, और इसमें इस मोशन हो रहा है, तो कैसे वो मोशन हो रहा है, वो तेजी से ये स्पीड बढ़ रहा है, और धीरे धीरे उसका स्पीड क्या हो गया है, स्पीड तो बढ़ ही रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो हो गया। एक्सेलरेशन जीरो होने से स्पीड जीरो नहीं हो जाएगा, वो एक्सेलरेशन होने से वो तेजी से क्या नाम है स्पीड बढ़ेगा, लेकिन कुछ देर बाद ये कांस्टेंट हो गया है बी पॉइंट पर, यानी कि उस समय एक्सेलरेशन जीरो हो गया है। उसके बाद वो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया है, इस डायरेक्शन हमने पॉजिटिव माना है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब
अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगा है एक्सीलरेशन। तो जो स्पीड है, इसलिए जो भी जितना भी स्पीड बढ़ा रहेगा वो धीरे धीरे उसको घटाने लगेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है, इसलिए स्पीड घटेगा। और घटने की वजह से यहाँ पर देखिए वो हाइट, यहाँ पर देखा जाएगा तो वो हाइट क्या हो गया, घटने लगा है वेलोसिटी का। बी पॉइंट के बाद ये हाइट देखिए, यहाँ पर फिर हाइट देखिए, ये वेलोसिटी का हाइट घट रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन हम पॉजिटिव माने उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ पर एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया है। ठीक है, इससे आइडिया ये लग रहा है हमें। तो क्वेश्चन करने के लिए हमें ये दोनों बातें याद रखनी जरूरी हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देगा, त्वरण देगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया से हमें विस्थापन के बारे में पता चलेगा। अब आगे देखते हैं। तो अब एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ दिया हो तो उससे क्या हमें पता लग सकता है। तो एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ दिया हो, अगर स्लोप निकालना हो, स्लोप से क्या पता चलेगा, वो स्लोप सिर्फ इतना ही बताएगा, क्या एक्सीलरेशन का रेट बताएगा, वो एक्सीलरेशन किस रेट से चेंज हो रहा है। मान लीजिए यहाँ वाई एक्सिस में एक्सीलरेशन हो, यहाँ पर टाइम एक्सिस हो, और सपोज मान लीजिए यही ले लेते हैं, ये क्या है आपका, एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर अगर टाइम t1 ले लेते हैं, यहाँ पर टाइम t2 ले लेते हैं, और ये हाइट, ये एक्सीलरेशन है, ये के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर थीटा निकालते हैं, टाइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब यानी कि ये भुजा कितना हाइट है, ए है, और आधार कितना है, t2 माइनस t1, डेल्टा टी। अगर किसी दूसरे जगह यहाँ पर ये जैसे हाइट a1 a2 रहता है, तो इसको भी फिलहाल डेल्टा ए लिख देते हैं। तो ऐसा क्वांटिटी हमने कुछ पढ़ा नहीं कि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अगर यहाँ पर इसको चलिए ले ही लेते हैं, इसको a2 लेते हैं, यहाँ पर a1, फिलहाल ये यहाँ पर a1 क्या है, 0 है। तो a2 माइनस a1 को हमने क्या लिख दिया है, डेल्टा ए लिख दिया है, और t2 माइनस t1 को हमने डेल्टा टी लिख दिया है। तो डेल्टा ए अपन डेल्टा टी ये क्या है, कोई इस तरह क्वांटिटी नहीं है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि त्वरण का समय के साथ कैसे चेंज हो रहा है, रेट रेट बता रहा है, उसके परिवर्तन का रेट बता रहा है ना। ऑसिलेशन का अगर यूनिट देखा जाएगा, क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये समय है सेकेंड। तो त्वरण किस पर सेकेंड के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है उसके बारे में बताएगा स्लोप। इतना डिटेल में ये तो पढ़ना नहीं रहता है हमें, इसको स्लोप नहीं निकालते हैं, हमें इसकी जरूरत पड़ती है क्या, बस इसका एरिया निकालने में। क्यों, क्योंकि एरिया से हमें क्या पता चलेगा, एरिया से हमें वेलोसिटी के बारे में पता चलेगा। यहाँ पर कैसे एरिया निकालने से वेलोसिटी के बारे में पता चलेगा, उसके यूनिट से कंपेयर कर लेते हैं। सपोज मान लीजिए फिर से हम एक कोई रेक्टेंगल ही ले लेते हैं। ठीक, ये हाइट हमने ए मान लिया, और ये टाइम हमने t1 और t2 ले लिया। ठीक है, तो t1 t2 ले लिया, फिर उसके बाद इसका हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालने के बाद उसका यूनिट देखिए, एरिया बराबर क्या लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि t2 माइनस t1 गुणे चौड़ाई, यानी कि a। अब यहाँ का यूनिट देखिए जरा, t2 माइनस t1 का यूनिट जो होगा सेकेंड होगा, और एरिया का जो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो ये सेकेंड, एक सेकेंड कट जाएगा, बचेगा मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एक्सीलरेशन टाइम के ग्राफ में अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में पता चलेगा। अगर एरिया निकाल लेते हैं तो एरिया बराबर वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया जरूरी नहीं है रेक्टेंगल हो, हमेशा रेक्टेंगल ही बने, तो त्रिभुज भी बन सकता है, या त्रिभुज और रेक्टेंगल दोनों बन सकता है। तो उसके जैसा जैसा बनेगा उसके अनुसार हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। त्रिभुज बनेगा त्रिभुज का अप्लाई करेंगे, और आयत बनेगा तो आयत का अप्लाई करके हम एरिया निकाल लेंगे। तो इसको नोट पॉइंट करके फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं।
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया से क्या पता चलता है? एरिया से वेलोसिटी वेलोसिटी के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दिया हो तो हम वेलोसिटी के बारे में आइडिया लगा सकते हैं, और एक्सेलरेशन के बारे में तो डायरेक्ट ही बता सकते हैं ग्राफ देखकर, ये असमान है कि वेरिएबल है। जैसे ये दो ग्राफ दिए हुए हैं, इसके लिए पहले वाले ग्राफ के लिए देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ पर जीरो है। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है क्यों जीरो है? क्योंकि जो भी स्ट्रेट लाइन बना है ये एकदम टाइम एक्सिस पर ही बना हुआ है, और हाइट कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन देखना क्या है? एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में देखना है, वाई एक्सिस में कुछ हाइट है ही नहीं, एकदम टाइम एक्सिस पर ही वो स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। इसका मतलब हाइट नहीं है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन जीरो हो गया। और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या हो गया? इसके दो केस हो सकते हैं एक्सेलरेशन जीरो होने का। पहला केस तो हो सकता है कि अगर वेलोसिटी जीरो हो सकता है कि वेलोसिटी जीरो यानी कि कोई मोशन हो नहीं रहा है, तब भी एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। और दूसरा केस हो सकता है वेलोसिटी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट होगा तब भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये केस तब हो सकता है वेलोसिटी जीरो, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो क्योंकि वो पार्टिकल गति में है ही नहीं, एकदम हमेशा किसी भी टाइम पर देखा जाएगा अगर रुका हुआ है तब ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस जब एक्सेलरेशन जीरो, तो हमें यही वाला केस, दूसरा वाला केस ही डायरेक्टली हमें बता पा रहा है कि यही कंफर्म होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी जीरो हमेशा होगा। ये तब होगा वेलोसिटी जीरो जब वो पार्टिकल रुका हुआ है। अब रुका हुआ है मतलब वेलोसिटी जीरो है पहले से, किसी भी टाइम पर रुका हुआ है, गतिमान नहीं है, तो जब उस समय क्या होगा? वेलोसिटी भी जीरो होगा तब, और एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। किसी भी टाइम पर देखा जाएगा अगर रुका हुआ है तब उसके केस के लिए उस समय आपका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलवेज नहीं होगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि अगर रुका हुआ है तो ये हमेशा ऑलवेज वेरीफाइड होगा, ऑलवेज। और ये जैसे एग्जांपल में समझिए, एक एग्जांपल समझा दे रहे हैं। ये कोई कार है और मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, और एक्सेलरेशन क्या है? इस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इस डायरेक्शन हमने पॉजिटिव माना है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन क्या हो गया? निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सपोज अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये क्या हो जाएगा? 50 से 45 40 हर सेकेंड में ऐसे घटता चला जाएगा। ऐसे घटते 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 जब आपका टाइम आ जाएगा 10वें सेकंड में, 10 सेकंड में उसका क्या हो जाएगा? जो 50 ये स्पीड है वो जीरो हो जाएगा 10वें सेकंड में एग्जैक्ट। 50 से 45 होगा, फिर दूसरे सेकंड में 40 हो जाएगा, फिर 35, 35 से फिर 30 होगा, ऐसे करते करते 10वें सेकंड में एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी उस समय क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो क्या एक्सेलरेशन जीरो है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन हमने बताया कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ भी जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तब भी एक्सेलरेशन काम कर रहा है। फिर क्या वो एक्सेलरेशन का करने लगेगा? फिर इसको इस डायरेक्शन में गति देने लगेगा, यानी कि जब भी जैसे ही वेलोसिटी जीरो होगा फिर वो आगे बढ़ने लगा। 1 सेकंड बाद वो उसका वेलोसिटी फिर से 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 2 सेकंड में फिर से 10 हो जाएगा, फिर ये जो कार आगे जा रहा था वो पीछे की डायरेक्शन में चलने लगेगा। यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गया 10वें सेकंड में, तो क्या एक्सेलरेशन जीरो है? नहीं है एक्सेलरेशन। लेकिन हमने यहाँ बताया कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है। तो ये केस पहला वाला जो केस है हमेशा नहीं होगा। अब एग्जांपल से यहाँ देख ही लिए हैं कि वेलोसिटी यहाँ पर जीरो है ये, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है। कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये जो पहला केस है ये हमेशा सही नहीं होगा। एक केस पर डिपेंड करेगा कि अगर रुका हुआ है हमेशा से
तब वो 0 होगा वेलोसिटी। लेकिन ये जो कार है ये तो मोशन में हो रहा था, यानी कि ये केस अप्लाई नहीं होगा तब। ठीक है। अब दूसरे वाले एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पर हाइट देखिए, हाइट किसी भी टाइम पर देखेंगे तो ये कांस्टेंट ही है। हाइट क्या है? कांस्टेंट है। हाइट न तो बढ़ रही है न तो घट रही है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। एक्सेलरेशन के बारे में ये डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और एरिया निकालने से हमें वेलोसिटी के बारे में पता चलेगा। जिस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी पूछा जाएगा उस टाइम इंटरवल में आप एरिया निकाल लेंगे। सपोज इसको हमने टाइम t1 लिख दिया, ये टाइम t2 लिख दिया। सेम अभी जो एग्जांपल यहाँ पर बताए थे वही है। ये हाइट भी ये मान ली है, तो इसका एरिया जो निकालेंगे, यानी कि t1 से t2 के बीच अगर वेलोसिटी पता करना है तो इसका एरिया पता कर लीजिए। एरिया ही आपका वेलोसिटी के बारे में बता देगा। ठीक है। 0 से लेकर t2 के तक पता करना है तो 0 से लेकर t2 तक ये जो टोटल एरिया है इसको भी ऐड कर दीजिए उसमें, ये भी वाला 0 से लेकर t2 तक पता चल जाएगा। अगर किसी और इंटरवल के लिए पता करना था, मान लीजिए यहाँ से इसको टी डैश मान लेते हैं, इनके बीच पता करना है तो सिर्फ यही वाला एरिया पता करिए, तो आपका यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में पता चलेगा। और ये वेलोसिटी जो भी आएगा, ये वेलोसिटी करने का मतलब ये एवरेज वेलोसिटी आपको पता चलेगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताएगा। तो इस तरह से हमने सारे ग्राफ को पढ़ लिए और इसको आप लिख लीजिएगा। किस कौन सा ग्राफ दिया हुआ हो तो उसका स्लोप निकालने से क्या हमें मिलेगा, और कौन सा ग्राफ दिया हो तो उसका एरिया निकालने से हमें क्या मिलेगा। एक जगह लिख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरा तरीका, अगर भूल भी गए तो यूनिट से आप पता कर सकते हैं। अगर एरिया निकालिए, एरिया देखिए किसका यूनिट आ रहा है, जिसका यूनिट आएगा वो टर्म हमें बताएगा। जैसे यहाँ पर हमने अभी समझाया था, एरिया अभी पता किए हैं तो एरिया हम निकालने से हमें क्या पता चल रहा है, ये किसका यूनिट है, मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी का यूनिट है। हमें वेलोसिटी देगा एरिया निकालने से। और स्लोप निकालने से क्या पता चल रहा है, उसका रेट पता चल रहा है कि त्वरण के परिवर्तन का रेट क्या है, किस तरीके से वो बदल रहा है, इसके बारे में पता चलेगा। और वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हो तो त्वरण के बारे में पता चलेगा, और पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया हो तो वेलोसिटी के बारे में पता चलेगा स्लोप से। तो इन सारे ग्राफ को पढ़कर आपको ये नॉलेज होगा कि किसी भी ग्राफ को देखकर आप कैसे एनालिसिस कर पा रहे हैं, कौन सा मोशन हो रहा है, कैसे हो रहा है। ग्राफ को पढ़ने से आपके दिमाग की विजुअलाइजेशन पावर भी बढ़ती है कि आप सोच पा रहे हैं कितने अच्छे तरीके से। साथ ही साथ उसका जो प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे दैनिक लाइफ में जो यूज है वो तो हम उसका यूज कर ही पाएंगे। तो जितने भी चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट हमने सीखा उसको अगर समराइज करके एक जगह लिख दें तो आप समझ सकते हैं। एक जगह हम लिख ही दे रहे हैं। एस टी ग्राफ दिया, एस से यहाँ पर विस्थापन है, टी से समय है, बी से वेलोसिटी, टी से टाइम, ए से त्वरण एक्सेलरेशन, ए से टाइम। तो पोजीशन टाइम या फिर विस्थापन टाइम का ग्राफ दिया हो, अगर स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या इससे पता चलेगा, इससे हमें वेलोसिटी के बारे में पता चलेगा। ठीक है। एरिया का मतलब यहाँ पर कोई जो आएगा एरिया निकालने से उसका मीनिंग नहीं है यहाँ पर अपने दैनिक लाइफ लाइफ में, क्योंकि कैसे पता चल रहा है इसका, आप यूनिट निकाल के ही पता कर सकते हैं। जैसे विस्थापन का यूनिट क्या है, मीटर, मीटर, और समय का यूनिट क्या है, सेकेंड। मीटर इंटू सेकेंड, क्या मतलब इसका, कुछ हो ही है ही नहीं रहे। इसलिए एरिया निकालने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। एरिया निकालने से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ही, लेकिन उसका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं, क्योंकि इसका यूनिट देखने से क्या है, मीटर इंटू सेकेंड, ये कौन सा यूनिट है, ये तो कुछ है ही नहीं। इसलिए हम एरिया नहीं निकालते हैं इसका, क्योंकि उसका रियल लाइफ कुछ उसका वो कोई वैल्यू ही नहीं है इसको हम कुछ नाम दे सकें। और वेलोसिटी टाइम अगर स्लोप निकालने हैं तो यहाँ पर आपको त्वरण के बारे में पता चलेगा, एक्सेलरेशन के बारे में पता चलता है। ठीक है। एरिया से क्या पता चलेगा, यहाँ पर एरिया से आपको विस्थापन के बारे में पता चलेगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता चलेगा।
फिर एटी का दिया हो तो उसका स्लोप निकालने से वो तो वही है, रेट बताएगा ऑसिलेशन के परिवर्तन का रेट, लेकिन कोई मतलब नहीं है, अभी हमारे सिलेबस में है ही नहीं जानने की, तो बस एरिया के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। एरिया निकालने से क्या हमें मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। ये चीज हमने सीखा है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हो तो भी के बारे में यानी कि वेलोसिटी के बारे में पता ही चलता है, एक्सेलरेशन के बारे में बता सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता सकते हैं। एटी का ग्राफ दिया हो तो जो जनरली हमें पूछा जाता है वो वेलोसिटी ही पूछा जाता है, और एसटी का ग्राफ दिया हो तो हमें जो पूछा जाता है वो वेलोसिटी ही पूछा जाता है। ठीक है, तो थैंक यू, यहाँ तक रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम इस ग्राफ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि स्लोप निकालने से क्या मिल रहा है, कैसे निकालना है स्लोप, और कैसे एरिया निकालना है, इनके बीच एरिया निकालना है, ये हम सारे स्टडी करेंगे उस लेक्चर में क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है।